नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज प्रजापति स्वागत करता हूं आदर्श एजुकेशन ग्रुप झालापाटन के सर्फेस का इंस्टीट्यूट मंच पर। मैं लेकर आया हूं आपके सामने पद परिचय। जैसा कि मैंने अगली वीडियो में आपके सामने पद परिचय के बारे में बताया था। पद परिचय जो कि शब्दों को वाक्य निर्माण में जिन व्याकरण की आवश्यकता होती है पद कहलाते हैं। पद परिचय हम यहां पर देखेंगे। पद दो प्रकार से देखे जाते हैं। बिल्कुल शॉर्टकम तरीके से मैं यहां पर आपको बताऊंगा, विकारी और अविकारी। मैंने पहले की वीडियो में आपको दिखाया था विकारी के 4 भेद, अविकारी के 1 भेद, जिसके अलग अलग भेद। एक बार और मैं दिखाना चाहूंगा आपको विकारी के भेद। जैसे विकारी यानी कि जिनका लिंग वचन पुरुष क्रिया आदि में परिवर्तन हो जाता है, विकारी पद कहलाते हैं। या ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन लिंग वचन पुरुष कर्ता क्रिया आदि में बिना किसी रुकावट के हो जाता है, विकारी पद कहलाते हैं। विकारी पद के अंतर्गत संज्ञा। नंबर 2 सर्वनाम। नंबर 3 विशेषण। नंबर 4 क्रिया। संज्ञा कहने का अर्थ ये संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम यहां पर इसके भेद देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार से हम यहां पर देखते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग में लाते हैं। जहां पर संज्ञा शब्द का प्रयोग न करके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम यहां पर 5 प्रकार के देखे जाते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और संबंधवाचक। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताता है। जिन संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को बताया जाता है, विशेषण कहलाता है। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार से देखे जाते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा संकेतवाचक और चौथा परिमाणवाचक। चौथा परिमाणवाचक।
विशेषण को हम देखा। दूसरी बात करते हैं क्रिया, जहां काम के करने वाले को कर्ता कहा जाता है। वहीं कर्ता के द्वारा जो काम होता है उसे क्रिया कहा जाता है। जो कर्ता करता है, जिसमें काम होने का भाव पाया जाता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार से देखी जाती है, वो है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहां पर मैंने आपको सामने विकारी के भेद बताए हैं। विकारी पद मैं एक बार बताना चाहूंगा। विकारी पद जिनका लिंग, वचन, पुरुष, काल, क्रिया आदि में परिवर्तन हो जाता है, विकारी पद कहलाते हैं। विकारी पद आपके सामने मैंने चार प्रकार बताए हैं। अविकारी की बात करते हैं तो अविकारी के अंतर्गत अव्ययी आते हैं। अव्ययी अविकारी पद जिनका किसी भी तरह से काल में, लिंग में, वचन में, पुरुष में परिवर्तन नहीं होता, ऐसे पद जैसे के तैसे बने रहते हैं, अविकारी पद कहलाते हैं। अविकारी पद के अंतर्गत अव्ययी आते हैं। अव्ययी के चार प्रकार देखते हैं। पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा हम देखते हैं तो विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। तीसरा संबंध बोधक और चौथा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय हम यहां पर देखते हैं। क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक अव्यय हमारे साथ होते हैं, जिन्हें अविकारी पद कहते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। बात करते हैं विकारी पदों के बारे में। विकारी पद कल हमने बात करी थी संज्ञा के बारे में। संज्ञा जो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्त करती है। संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कहलाती है। जैसे कि राम, मोहन, कुर्सी, जयपुर इत्यादि। संज्ञा जिसके प्रकारों के बारे में बताया था मैंने आपको। संज्ञा के प्रकार, नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 सॉरी यहाँ पर मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताना भूल गया आपको। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर हम जब देखते हैं संज्ञा के 3 प्रकार, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में आखिरकार अंतर क्या है देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताना। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि किसी भी विशेष व्यक्ति, किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को व्यक्त करती है या बताती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रधान मंत्री हैं या थे, अब नहीं हैं, पर उनका नाम अभी भी है। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारे सामने है, यहाँ पर नाम आता है। आइएगा हम आगे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा नंबर 2 किसी भी वस्तु या उससे संबंधित पूरी जाति या समूह का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी जाति या पूरा समूह हम यहाँ पर देखते हैं, चाहे वो प्राणियों का हो, चाहे वस्तु का हो या स्थान का हो, हम उसकी पूरी जाति का बोध देखते हैं तो जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत लाते हैं। जैसे उदाहरण,
वृक्ष हमारी पूंजी हैं जिसको संचय करना चाहिए। वृक्ष जो कि यहां पर पूरी जाति का, पूरे समूह का, पूरे दल का बोध कराता है, वृक्ष जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आता है। यहां मैं आपको छोटी से छोटी बातों के बारे में बता रहा हूं ताकि हम जब विकारी पदों में जब परिचय करेंगे, पद परिचय करेंगे, तब हमारे सामने इन सब बातों का उल्लेख होगा। इसलिए आप मेरी इन वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझें, जानें। अगली हम बात करते हैं भाववाचक की। भाववाचक किसी भी भाववाचक संख्या किसी भी गुण, दशा, व्यापार या स्थिति का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं या कहलाती है। जैसे उदाहरण, जून माह में भीषण गर्मी है। अब हम यहां पर जब देखते हैं तो जून माह महीनों की, यहां पर जून जो है वो जून एक विशेष माह का नाम है, इसलिए इसे व्यक्ति वाचक संज्ञा में लेंगे। माह पूरे महीनों का बोध हो रहा है, इसलिए इसे जाति वाचक संज्ञा में लेंगे। मैं आपके सामने कारक होते हैं विभक्तियों के अंतर्गत कारक, तो मैं यहां पर अधिकरण कारक यानी कि मैं पेपर। भीषण आपके सामने, भीषण जो है वो विशेषता व्यक्त करता है गर्मी की, इसलिए भीषण होना गुणवाचक विशेषण। मैं आगे बताऊंगा आपको विशेषण के बारे में। और यहां पर गर्मी का होना दशा यानी कि स्थिति को बोध कराता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में जाएगी। और है इसकी सहायक क्रिया है। तो दोस्तों यहां पर हम भाववाचक संज्ञा के बारे में देख रहे थे। हमने वाक्य का इस तरह से परिचय निकाला है और हमें आगे भी इसी तरह से पद परिचय करना है। आइएगा दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम
दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो कि मैंने आपको बताया है 5 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा में हम देखते हैं। परिभाषा ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग में लिए जाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि एक उदाहरण हम संज्ञा का देखते हैं और एक सर्वनाम का। राम बाजार गया है। यहां तो राम जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रही है या आता है यह वाक्य, लेकिन मैं जब राम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करूंगा तो वहां बाजार गया है। यहां मैंने राम का शब्द उपयोग नहीं करके, राम का नाम नहीं लेकर यहां पर मैंने उसको वहां की संज्ञा दी है। इसलिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मैंने यहाँ पर आपको बताए थे 5 प्रकार। नंबर 1 बात करते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम को देखा जाता है। नंबर 1 बात करते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष। नंबर 3 अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में इतना सा होता है कि वक्ता के द्वारा कही हुई बात यानी कि वक्ता को उत्तम पुरुष में लिया जाता है। जैसे कि मैं, हम, हमारा, मेरा। यदि मैं आपको वीडियो बता रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हुआ हूं। मैं आपको अपना लेक्चर दे रहा हूं तो मैं वक्ता हुआ और मैं उत्तम पुरुष में आऊंगा। मध्यम पुरुष जिससे बात कही जा रही है, यानी कि फ्रेंड्स जब आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो आप श्रोता कहलाते हैं और ऐसे पुरुष को, ऐसे श्रोताओं को मध्यम पुरुष के अंतर्गत लिया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि तुम, तुम्हारा, तुम्हें इत्यादि। अन्य पुरुष के अंतर्गत फ्रेंड्स यहां पर जिसके संबंध में
बात कही जाती है, जिसके बारे में बात कही जाती है, यानी कि वक्ता जिसके संबंध में बात कह रहा है और श्रोता उसके संबंध में बात सुन रहा है, ऐसे शब्दों को, ऐसे सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुष में लिया जाता है, जैसे कि वहां, वे, उनका, उसका इत्यादि। फ्रेंड्स, मैं आपको परिभाषाओं के माध्यम से यहां पर समझा देता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके प्रकारों में मैंने आपको बताया था। सबसे पहला प्रकार उत्तम पुरुष, जिसके द्वारा बात कही गई हो। उत्तम पुरुष कहलाते हैं। एक अन्य परिभाषा में, अथवा वक्ता के द्वारा कहा गया कथन उत्तम पुरुष कहलाता है। दूसरा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिससे बात कही गई हो, मध्यम पुरुष कहलाता है। अथवा श्रोता वक्ता के द्वारा कहा गया कथन श्रोता के लिए हो, मध्यम पुरुष कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में जाना है। हम तीसरे बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं इनके उदाहरण दे देता हूँ आपको सामने।
तुम्हारा, तुमसे, तुझे इत्यादि। फ्रेंड्स, उत्तम पुरुष में मैंने आपको बताया है मैं, मेरा, मुझसे, मुझे इत्यादि आता है। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अन्य पुरुष में जिसके संबंध में बात कही गई हो या शब्द कहा गया हो, अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे उदाहरण, वहाँ, उसका, उसे इत्यादि। फ्रेंड्स, यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हमने जाना। अगले प्रकारों में निजवाचक सर्वनाम आता है। निजवाचक सर्वनाम नंबर दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, जहां पर स्वयं के लिए जिन शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है, निज कहने का अर्थ ये कि अपने लिए जिन शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, निज का अर्थ होता है निज, या का अर्थ अपना होता है। निज का अर्थ अपना होता है, यानी कि अपने निज के लिए प्रयुक्त शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाती है। जैसे कि अपना, अपने इत्यादि। दोस्तों, यहां पर मैं आगे प्रकारों के बारे में बताऊंगा। मेरे अगली वीडियो में सर्वनाम की अगले प्रकार देखे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक जिसने भी आदर्श एजुकेशन ग्रुप को इंस्टॉल नहीं किया है वो इस ग्रुप को इंस्टॉल करके मेरी सभी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।